नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने सफलता सीरीज स्टार्ट करा है। आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 3 को देखेंगे। इस सीरीज में टोटल 30 क्लास आएगी और समय लगेगा आपका 30 दिन। अर्थात यह सीरीज में विदाउट फेल वीडियो आएगी, पर डे एक वीडियो आएगी, पर डे आपको एक क्लास देखने को मिलेगा। तो सीरीज को पकड़ के रखिएगा और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी समझ इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये क्लास। अगर जिनको एमटीएस देना है ना भाई, वो भी देखते रहिएगा, आपका बेस बनता रहेगा, बढ़िया रहेगा, है ना। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए एसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, तो आप इस मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर लेंगे। यह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। वहां से छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को बाय करके अपने सपने को साकार करेंगे। भीड़ भाड़ से दूर वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम में आएगी, है ना। अपना एक ही वसूल है, सफलता दिलाना, और इसके लिए जो हो रहा है हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, आईएमएफ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमानित प्रतिशत क्या था। सबसे पहले इस आईएमएफ को जानते हैं कि ये क्या है। जैसे अपन एडीबी को जानते हैं, जैसे अपन आरबीआई को जानते हैं, जैसे अपन डब्ल्यूवी को जानते हैं, जैसे अपन डब्ल्यूटीओ को जानते हैं, है ना, वैसे ही हम आईएमएफ को भी जानते हैं। हम आईएमएफ को भी इसी कैडर में लाएंगे। ये जितने भी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है सभी किसी न किसी वित्तीय संस्था का शॉर्ट फॉर्म है। इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए महाराज। देखिए, एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था और इसकी जो हेड क्वार्टर है ये आपका फिलीपींस मनीला के अंदर है। आरबीआई अपनी देश की केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। डब्ल्यूबी विश्व बैंक, इसकी भी स्थापना और आईएमएफ की स्थापना, दोनों की स्थापना हुआ था 1944 के अंदर और इनका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आए थे 1995 में, हालांकि यह रिप्लेस हुआ था, गैट का स्थान लिए थे, है ना। तो ये सब की ईस्वी भी ध्यान रखना है और इनके जो हेड क्वार्टर है, डब्ल्यूटीओ का जेनेवा हो जाएगा, तो इनको जो हेड क्वार्टर है ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो आईएमएफ के अनुसार जो करेंट वित्तीय ईयर में जो हम लोग जी रहे हैं उसके अनुसार जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट रखा है वो जीडीपी का 6.8% रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों की स्थापना सर होती है 1944 के अंदर। इसके ऊपर एक सम्मेलन होती है, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन, है ना। अगर आपसे पूछे कि भैया ब्रेडन वुड्स सम्मेलन का जुड़वा भाई किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे आईएमएफ को और डब्ल्यूबी को, है ना। आईबीआरडी भी कहते हैं विश्व बैंक को, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो डब्ल्यूबी और आईएमएफ ये दोनों की स्थापना इसी सम्मेलन के अनुसार हुई थी 1944 में, हालांकि काम करना बाद में स्टार्ट किया था, ठीक है भैया। इनके अलावा जो वर्तमान में विश्व बैंक का हेड है यह है अजय सिंह बंगा साहब। कौन है भैया? अजय सिंह बंगा साहब। ये किनके स्थान लिए थे? डेविड मालपास का स्थान लिए थे, डेविड मालपास का स्थान लिए थे। अभी जो आपका आईएमएफ में जो हेड है ये क्रिस्टीना जॉर्जीवा है, प्रबंध निदेशक, है ना। तो ये जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है इनके कार्यकाल में 2024 में हाल में ही 5 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया है और इसी वजह से ये चर्च में रहेंगे और हो न हो इनका नाम ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए कि आईएमएफ में वर्तमान हेड कौन है, ठीक है। 2024-25 आईएमएफ का वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर, देखिए इससे पहले जो अभी आपने 6.8% देखा था, ये क्वेश्चन भी मैं यूं नहीं रखा था। पहले आईएमएफ ने क्या करा था कि पहले 6.5% इंडिया का ग्रोथ रेट जो है मतलब घोषित किए थे, बाद में अपने फैसला को बदलते हुए 6.8% किया। और जब भी कोई चीज में बात उठेगा, चर्च का विषय बनेगा तो आपके एग्जाम में आएगी, इसलिए रखा हूँ। 2024-25 में इंडिया का तो आईएमएफ 6.8% जो है ग्रोथ घोषित किए हैं और पूरे वर्ल्ड स्तर पे बात करेंगे कि आईएमएफ ने कितना वृद्धि का जो है अनुमान रखा है, तो 3.2%। पूरे दुनिया में 3.2% जीडीपी में ग्रोथ होंगे, ऐसा आईएमएफ का कहना है, ये करंट वित्तीय ईयर के लिए। इनके अलावा 24-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना
कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। इससे पहले जितने भी हमने बात किया वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संस्था के रिगार्ड में किया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी देसी इंस्टीट्यूट जो डिसाइड करते हैं जीडीपी वगैरह, है ना, इनके रिगार्ड में बात कर रहा हूँ। तो 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना रहेगा, तो 6.5 से 7%। और IMF कितना बोला है, 6.8%। भारत में जीडीपी का अनुमान कौन लगाते हैं साहब, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आप सभी को पता होगा कि 2019 में 2 संस्था को मर्ज करके एक एकल संस्था बनाया गया और उनका नाम दिया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये 2 संस्था कौन कौन से हैं जिन्हें मर्ज करके बनाया गया था, तो एक तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है जो आपका डाटा कलेक्ट करता है गरीबी रेखा के आकलन के लिए, और नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा गरीबी रेखा जो है जारी किया, मतलब रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो इसको भी। और एक है आपका CSO, केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, है ना, इन दोनों को जो है मिला दिया गया और एक एकल संस्था NSO बनाया गया। ठीक है, इनके अलावा वर्ष 2023 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% था। अभी 23 का ही राजकोषीय घाटा आपके एग्जाम में चलेंगे, ना कि 24 का चलेंगे। ठीक है, अभी 23 का ही चलेंगे राजकोषीय घाटा, क्योंकि अभी मार्च खत्म हुआ नहीं है और आपको एग्जाम जनवरी में देना है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा रहा था 23 में 6.4%। अब ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल प्राप्ति वही रिसिप्ट हो गया, है ना, पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये सब मैंने क्लास में अच्छे से कराया है। इस सीरीज में भी कराऊंगा, कहीं ना कहीं आएगी क्वेश्चन, है ना। अगर आप नियमित हमारी क्लास अटेंड करते हैं तो ये सब आपके लिए हलवा है ना, कि मुंह में लो निगल लो, है ना, चबाने की जरूरत नहीं भैया। तो ये 6.4% राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होती है, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, है ना, ये है आपका खर्चा और ये है आपका आमदनी, है ना, सरकार का आमदनी क्या, राजस्व। तो यहाँ पे खर्च माइनस आमदनी, इसकी जो शेष बचेंगे उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। FRBM एक्ट, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है FRBM एक्ट। आप लोग बताएंगे कि FRBM एक्ट कब आया था, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ईस्वी लिखना है 2003, 2005, 2004, 2006, 4 ऑप्शन देता हूँ, है ना, बताइएगा। वर्ष 2024 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6% था। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। हालांकि इसकी संभावना कम है, 23 वाले की संभावना ज़्यादा बन रहा है वर्तमान कुछ दिनों के, जो आगे एग्जाम आएगी कुछ दिन में उनके लिए। ये भैया हमारे रेलवे का परीक्षा दर्पण है, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है। ये हमारी पैरासीटामोल 500 एसएससी के एग्जाम में फाउंडेशन वाली बात करता है। ये हमारा टियर 2 के लिए CGL में 36 क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें 15 हो चुके हैं। तो जिनको मेंस देना है इसके तरफ भी रुख कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बीच वॉलीबॉल में मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है, LY, है ना, जो आपका लंबाई है और ये आपका वाइड है ना। तो ये जो है आपका किसमें, बीच वॉलीबॉल है, ध्यान देंगे। एक तो इंडोर होता है वॉलीबॉल गेम जो आपके बीच के इतर खेले जाते हैं, है ना, और एक आपके किसी जलराशि के किनारे खेले जाते हैं, जिसे हम बीच वॉलीबॉल कहते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल में 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको हॉकी में भी 2 प्रकार के बताया है। हॉकी में भी जो है ना, यहाँ पे के लिखो, हाँ, हॉकी में भी 2 प्रकार के बताए हैं। एक आपको बताया था फील्ड हॉकी होता है सर, और एक आपको बताया था आइस हॉकी होते हैं सर। आइस हॉकी में हमने कहा था कि 6 खिलाड़ी होते हैं, फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी भी 2 प्रकार के होते हैं। वैसे ही यहाँ पे वॉलीबॉल का भी 2 प्रमुख जो है तरीके फेमस है। एक तो जलराशि के किनारे खेलना जिसे बीच वॉलीबॉल कहते हैं, और एक होता है भाई जो है मैदान मतलब कोर्ट में खेलना। यहाँ पे बीच वॉलीबॉल का मैदान और लंबाई का चौड़ाई का अनुपात जो है 2.1 है। चाहे बीच वॉलीबॉल कहे चाहे सीधा वॉलीबॉल कहे, इन दोनों में जो है ना आपका लंबाई बट्टा चौड़ाई का अनुपात नहीं बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बीच वॉलीबॉल में जो है मैदान की लंबाई हो जाता है 16 मीटर और चौड़ाई हो जाता है 8 मीटर। और जो मेन वाला वॉलीबॉल खेल है उसमें लंबाई हो जाता है 18 मीटर और चौड़ाई हो जाता है 9 मीटर। तो दोनों ही केस में अगर आप रेशियो
निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई का तो 2.1 ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बंधु? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। जो चीज़ मैंने अभी बताया, बीच वॉलीबॉल में 16 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई, वही चीज़ एक पॉइंट बना करके लिखा गया है। सबसे पहले वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? तो वॉलीबॉल में सर जी 6 खिलाड़ी होते हैं। ये 6 खिलाड़ी, है ना, होते हैं, जिसमें अलग अलग काम रहता है ना। इसके अलावा 6 खिलाड़ी एक पक्ष में होते हैं, इधर भी 6 और इधर भी 6, एगो नेट लगा रहता है बीच में। वॉलीबॉल में पुरुष नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है जमीन लेवल से, और वॉलीबॉल में महिला नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है। VVI करके रखेंगे, कई दफ़ा रिपीट किए गए हैं। वॉलीबॉल खेल में वॉलीबॉल की जो परिधि है वो 65 से 67 मीटर रखा गया है एक मानक के अनुसार, तथा वजन जो है 260 से 280 ग्राम के बीच, या 279 भी आप लिख सकते हैं, है ना। 280 ग्राम मोटे तौर पे 260 से 280 ग्राम के बीच होनी चाहिए। 279 एकदम स्टैंडर्ड है। इनके अलावा वॉलीबॉल में इस्तेमाल होने वाली जो बॉल का व्यास है वो 20.7 से 21.3 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। आजकल एग्जामिनर क्या किया है, किसी भी खेल के मैदान को लंबाई चौड़ाई को कम वैल्यू देते हुए उस खेल में उपयोग होने वाली बॉल या जो भी होते हैं, है ना, उनका डायामीटर पूछ लेते हैं। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इग्नोर ना करना। वॉलीबॉल में प्रत्येक रैली के लिए 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। VVI करके रखेंगे। रैली मतलब वॉलीबॉल खेल का एक उद्देश्य होता है कि दूसरे सामने वाले घर में जो है बॉल को गिराना है। ठीक है, तो एक बार अगर कोई दूसरे के घर में बॉल गिरा देता है, एक बार चल देता है पूरा क्रम, तो 1 अंक मिलते हैं। हालांकि वॉलीबॉल में अंक प्राप्त करने का सिर्फ एक यही नियम नहीं है, अगर अपोजिट टीम कुछ गलती करता है तो भी दूसरे टीम को अंक मिलता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में ही अगर आप वाइड कर देते हैं तो 1 नंबर मिलता है ना जी बल्लेबाज वाले टीम को, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। एक तो आप जो है प्रॉपर गेन करेंगे मार्क, और दूसरा होता है कि विपक्षी टीम अगर गलती करता है तो भी आपको जो है पॉइंट मिलती है। तो एक रैली से 1 अंक प्रदान होता है, यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है। वॉलीबॉल मैच समान 5 सेट में खेले जाते हैं। समान अवस्था में अगर कोई एडिशनल करार ना हुआ हो तो 5 सेट में खेले जाते हैं। प्रथम 4 सेट जो होते हैं वो सभी 25-25 अंकों के लिए खेले जाते हैं। 25-25 अंकों के लिए खेले जाते हैं। अब देखिए, मैंने कोष्ठ में एक चीज लिखा है कि अपवाद बराबर होने पे 2 अंक की बढ़त के लिए गेम चलती रहती है। मान लीजिए कि 25-25 अंक के लिए खेले जा रहे हैं, एक पार्ट को हो गया 24, इधर भी हो गया 24। ठीक है, मान लीजिए कि अभी ये मतलब किसी का 25 हो ही नहीं रहा है, तो आगे भी ये आंकड़ा जा सकता है, खेलते रहना होता है, क्योंकि एक सेट में जीत दर्ज करने के लिए कम से कम 2 अंकों का डिफरेंस होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? देखिए, जनरली 25 अंक के लिए खेला जाता है। मान लीजिए वो का है 20 है, वो का हो गया 25, तो जिसका 25 वो जीत गया, वो वाला सेट समाप्त हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये का 24, दूसरे का भी 24, तो खेल जो है और होगा आगे। ठीक है, जब तक 2 अंक का गैप ना हो जाए। समझ में आया ना, है ना। चलते हैं आगे। अगर 5वां सेट खेली जाने की जरूरत है ना, तो वो 15 अंकों के लिए खेले जाएंगे। वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1964 में। वॉलीबॉल की प्रमुख प्रतियोगिता जो है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। वॉलीबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्द ब्लॉकिंग, अटैक, हिट, डिफेंस, स्मैश, अंडरहेड, है ना। ये आपका जो है ध्यान रखना है वॉलीबॉल से। ठीक है मेरे भाई, एक भी बात इधर उधर का फालतू लग रहा है तो आप क्लास को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं लग रहा है फालतू तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं कि मैं यार अपनी पूरी समय जो है मात्र आप लोगों के ऊपर खर्च करता हूं, और इसका सिला ये होता है कि अगर 400 आदमी देख रहा है तो 10 आदमी लाइक कर रहा है। 390 आदमी, क्या उनको अच्छा नहीं लगा? लग रहा है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते हैं। तो दिल पे पत्थर मत रखिए, है ना। चलिए, किस वैज्ञानिक को 2013 में गॉड पार्टिकल खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो आपका गॉड पार्टिकल है ना के लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2013 में पीटर हिग्स को दिया गया था। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी जो नोबेल पुरस्कार है वो 2023 वाला हम कई दफ़ा आपको पढ़ाए हैं क्लास में, तो नोबेल पुरस्कार अभी आपके एग्जाम में 2023 वाला बने रहेंगे। 2024 वाला कम चांस है कि अभी आपके एग्जाम में पूछे जाए, है ना। इसके अलावा
अगर 2024 में जो एकल होगा, कोई एक आदमी को मिला होगा किसी भी कैडर में, तो वो भी याद रखिएगा VVI करके, क्योंकि ज़्यादातर नोबेल पुरस्कार जो किसी भी सेक्टर में अगर सिंगल आदमी को मिला है तो आराम से पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। पीटर हिग्स ब्रिटेन ने 64-65 में गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे यहाँ पे बोसॉन शब्द जुड़ा हुआ है ना, को समझाने की कोशिश की। इस बात की सत्यापन 2012 ईस्वी में हुआ और 2013 ईस्वी में इन्हें इन्हीं कीर्ति के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका निधन अप्रैल 2024 में हो गया है। तो ये वाली पार्टिकुलर पॉइंट आपके एग्जाम में आने के लिए जो है रेडी है, क्योंकि कोई भी इंसान जब इस दुनिया को छोड़ते हैं, है ना, तो उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन पड़े एग्जाम में आते हैं। और दुनिया का भी नियम है, पहले कहेगा बड़ा करप्ट आदमी है, बड़ा खराब आदमी है, जैसे ही मर गया बड़ा अच्छा आदमी था। इसके अलावा रोनाल्ड रॉस ब्रिटिश भारत के उत्तराखंड में जन्म लिए थे और ये मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र के बारे में बताए। इन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, रोनाल्ड रॉस, है ना। इनके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार काफ़ी बार पूछे जाते हैं, चिकित्सा और रसायन के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इमील वैन बेहरिंग को दिया गया था, ये जर्मन थे आपका, है ना। इनके अलावा 1901 में ही यानी पहला केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है जैकोबस हेनरिकस बॉटहॉफ को दिया गया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे रासायनिक गतिकी के लिए, ठीक है भाई। और पहला जो फिजिक्स के क्षेत्र में है वो विलियम रोएंजन को दिया गया है, उन्हें भी ध्यान रखना है आपको। इनके अलावा धातु के प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर, अगर धातु के पत्थर है, प्लेट है, उनके बीच अगर वोल्टेज को आरोपित किया गया तो निम्न दाब युक्त गैस से भरी कांच की नली में विकिरण उत्सर्जित होती है। इसकी खोज फेलिक लियोनार्ड ने किया था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे कि दो पत्थर के बीच में जो है आपका विद्युत आरोपित करने पे गैस युक्त दाब युक्त गैस से भरी कांच की नली में विकिरण उत्सर्जित होने लगती है, यह काम का खोज फिलिक लियोनार्ड ने किया था। जो आपका रेडियो सक्रियता है वो तो स्टैटिक्स वर्जन में पूछे जाते हैं, तो ये आपका हेनरी बैकुरल हो जाएगा, है ना। जेम्स चैडविक को आप सभी जानते होंगे, न्यूट्रॉन के खोज करता है। 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु न्यूट्रॉन की खोज की, इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एनरिको फर्मी के नाम से स्पष्ट है कि ये जो आपका नाभिकीय अभिक्रिया होता है रिएक्टर वाला, उनसे संबंधित काम किए होंगे। तो देखते हैं, नाभिकीय फर्मी को भारी तत्वों पर नाभिक को तोड़ने के संबंध में महत्वपूर्ण शोध 1934 में किए। न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा भारी तत्वों को नाभिक को तोड़ने में सफलता तथा कृत्रिम रेडियोएक्टिव पदार्थ के सृजन करने के उपलक्ष्य में 1938 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, एनरिको फर्मी को, ठीक है। इनके अलावा जो नाभिकीय रिएक्टर संबंधित बात है उसका बात मैं कई बार आपको बताता हूं। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी नाभिकीय घटना कौन सी घटी थी? चेरनोबिल, है ना। चेरनोबिल जो नाभिकीय संयंत्र में जो है विस्फोट हुआ था, ये आपका यूक्रेन के अंदर है। ये आज तक का सबसे बड़ा जो है नाभिकीय दुर्घटना है ना। अपने यहाँ भोपाल में गैस लीकेज हुआ था, न कि नाभिकीय घटना था। गैस लीकेज हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो भी एक भयावह घटना है ना। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बमबारी अमेरिका के द्वारा, यह भी एक जो है हृदय विदारक घटना है। तो इतिहास में कुछ प्रमुख घटना जो आपके एग्जाम में आते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड भी आता है, वह भी एक प्रकार का हिंसा वाला घटना है। 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करवाया था। एक बंगाल में जो काल कोठरी की घटना हुई थी जिसमें अंग्रेज लोग मर गए थे, यह भी एक हिंसक घटना है। तो ये सब भी आपके एग्जाम में आता रहता है। काकोरी ट्रेन कांड भी आते हैं 1925 वाला, ठीक है मेरे भाई। अब हम चल लेते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। और जालियांवाला बाग तो आता ही है 1919 वाला, है ना। बातों को आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ तक सोच पाता है। आपको भी पूरा नहीं तो कम से कम उनके राह पे जरूर चलना होगा, तभी एग्जाम जो है सफल होगी, ठीक है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित बात हमने कई बार बताना चाहा, अभी तो मैं अलग लाइन पकड़ लिया था हालांकि, है ना। तो ये जो नाभिकीय रिएक्टर वाली बात है, इसमें मैंने बताया था कि ये जो है आपके विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, विखंडन के सिद्धांत पे। इसमें ग्रेफाइट और भारी जल का इस्तेमाल जो है मंदक के रूप में होता है ना। इसके अलावा जो नियंत्रक क्षार के रूप में इस्तेमाल होता है, कैडमियम और बोरॉन के क्षार का इस्तेमाल नियंत्रक क्षार के रूप में होता है। नियंत्रक क्षार मतलब, है ना, कंट्रोल रॉड, माने कंट्रोल करने वाला, क्योंकि इसमें जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है न्यूट्रॉन का,
है ना, तो उसे जब आप देखता है कि भाई बैलेंस से भाग रहा है तो कंट्रोल करने के लिए कैडमियम और बोरॉन का, और ग्रेफाइट और ड्यूटियो क्या काम करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। मंदक मतलब फास्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। विखंडन मतलब टूटने से है, नाभिक टूटते हैं। और एक संलयन अभिक्रिया भी होती है जिसके सिद्धांत पे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हमें होती है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होती है। कौन से प्रोटोजोआ इसमें काम करता है, प्लाज्मोडियम नामक अमीबा या प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम से होती है। और इसके जो वाहक हैं वो है मादा एनीफिलीज मच्छर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। स्लीपिंग सिकनेस इत्यादि बीमारियों के कारण का पता लगाने 1907 ईस्वी में चार्ल्स लुई अल्फोंस को, है ना, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक आपका जो रेबीज है उसके जो टीका होते हैं उनके खोजकर्ता लुई पास्चर को भी पूछा जाता है। और एक आपका माफ़ कीजिएगा, हाँ, रेबीज का लुई पास्चर सही तो है। चेचक का मैं बताना चाह रहा था, एडवर्ड जेनर, इसे टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है। एक पोलियो का भी पूछा जाता है, पोलियो का अल्बर्ट साबिन और जोनास साल्क है। तो जोनास साल्क जो है ये इंजेक्शन वाला है, और अल्बर्ट साबिन जो है ये ओरल ड्रॉप जो आजकल 2 बूंद जिंदगी की चलती है, वो पोलियो का जो है आपका टीका का खोज कर किए थे। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा के सम्मान में सिक्किम के लोग कौन सा नृत्य करता है, चुफाट नृत्य करते हैं जो कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है सिक्किम में। चुफाट एक प्रकार का ग्रुप लोक नृत्य है। सिक्किम के निवासी का अभिभावक स्वरूप कंचनजंगा के सम्मान में करा जाता है। यह नृत्य हर साल चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन किया जाता है। देखिए चुफाट बहुत सारे बच्चे याद कर लिए होंगे कि सिक्किम के होते हैं, लेकिन इससे भी आपको गूढ़ बातें याद रखना है कि ये कब होती है। तो ये होती है भैया आपका वहाँ के जो चंद्र कैलेंडर है उसके 7वें महीने के 15वें दिन होता है। सिक्किम में लेचपा जनजाति के द्वारा जो मालोक, है ना, तदोंग लो, रोमफाट, किचुम, चुबोमसा, ये सब जो है आपका सिक्किम में लेचपा के द्वारा करे जाते हैं। इसके अलावा न्योगरी, न्योट, ये खेती से संबंधित नृत्य है। गुटर छाम, यह जो है बुराई पर अच्छाई के बीच संघर्ष को दर्शाता है, यह भी सिक्किम से ही संबंधित हो जाएंगे। लोसांग, यह भी सिक्किम से संबंधित है। लोसांग को नामसूंग भी कहा जाता है। यह त्योहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है। कौन सा भैया, लोसांग। देखिए एगो भूटिया जनजाति होते हैं और एगो भोटिया जनजाति होते हैं। जो भोटिया जनजाति होते हैं ये उत्तराखंड इत्यादि में पाए जाएंगे, और जो भूटिया जनजाति होते हैं ये आपको सिक्किम में पाए जाएंगे, जैसे बाइचिंग भूटिया, है ना, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो जो लोसांग त्योहार है वो कब मनाया गया साहब, दिसंबर के महीने में मनाया गया। इस अवसर पे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा छम नृत्य किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि छम नृत्य किस त्योहार के दौरान, तो लोसांग के दौरान। जैसे आपको याद दिलाऊं कि बेल्लम कली बोट रेसिंग की प्रतियोगिता केरल में किस त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है, तो ओणम के दौरान। जैसे आपको याद दिलाऊं कि जल्लीकट्टू जो सांडों का खेल है किस त्योहार के दौरान आयोजित की जाते हैं, तो आप कहेंगे पोंगल के दौरान। ऐसे आपको याद रखना है चीजों को, है ना। लोसांग नामसूंग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। अब ये वाला पॉइंट जरूर याद रखें, 10वें महीने के 18वें दिन मनाते हैं लोसांग, है ना, जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माने जाते हैं। और इसी त्योहार में जो है कौन सा नृत्य कर रहे थे हम, छम नृत्य, है ना। बेहदनी खलम महोत्सव ये कहाँ पे होता है, मेघालय के अंदर होता है। मेघालय के अंदर वांगला महोत्सव भी होता है ना, वांगला महोत्सव भी होते हैं, वांगला, है ना। और ये बेहदनी खलम भी होते हैं। ये बेहदनी खलम में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, वहाँ पे जो है एक प्रतिक्रिया देते हैं, छतों को पीट करके जो भी निगेटिव एनर्जी है उसे भगाने की कोशिश किए जा रहा है वहाँ के युवाओं के द्वारा। तो वेदनी खलम में क्या होता है बता दिया, मेघालय में होता है। वांगला भी होता है मेघालय में, है ना। नोंग क्रेम भी होता है मेघालय के अंदर ही। इसके अलावा हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड में होती है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और ये 10 दिसंबर तक जो है 1 to 10 तक चलता है दिसंबर महीना में पर साल। और ये 2000 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था,
है ना। लोसर यह तिब्बती नववर्ष है। ऊपर में जो आपने देखा था वो लोसांग था जो स्पेशल सिक्किम के लिए पढ़ाया गया है। ये लोसर है, यह बहुत जगह किए जाते हैं, जैसे आपका लद्दाख में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में भी होते हैं। ये जो लोसर है ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। नव वर्ष है भैया तो पहले महीने के पहले दिन मनाएंगे। अपना नव वर्ष कल परसों नहीं आने वाला है ना। अपना नव वर्ष जो है इंडिया में, है ना, जो मतलब हिंदू धर्म में होते हैं वो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसको मैं कई दिन पर बताया हूँ। और मकर संक्रांति को भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। चूंकि इसका सीजन चल रहा है इसीलिए अगले क्लास में यह वाली बात तो बनती है ना। सोनम लोचर त्योहार सिक्किम में तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम असम में निवास करने वाली नेपाली लोगों के बीच मारूनी, अच्छा सिक्किम और असम में जो लोग निवास करते हैं नेपाल से आके बसे हैं कभी, उनके बीच जो है मारूनी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इस लोक नृत्य में 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं एक साथ नमौती बाजा पर, है ना, नृत्य करती है। इस नृत्य का संबंध रोशनी का त्यौहार दीपावली से है। अगर आपसे पूछे कि दीपावली के समय में नेपाली लोग या सिक्किमी नेपाली कौन से नृत्य करते हैं तो आप कहेंगे भैया मारूनी लोक नृत्य। कौन सा? मारूनी लोक नृत्य। साथ ही यह नृत्य शादी इत्यादि के मौके पर भी किए जाते हैं। यह नृत्य भी बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए किया जाता है। यह नृत्य नेपाल में भी प्रचलित है जहां दशैन त्योहार के अवसर पे करी जाती है। एक बार तो पार्टिकुलर जीडी के एग्जाम में ही दशैन त्योहार ही पूछ दिया कि कहाँ होता है, तो नेपाल में होता है। देखिए नेपाल से 3 4 5 चीज ही आपको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका सुगौली की संधि याद रखना है सर, नेपाल से सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाली के बीच हुआ थे। इसके अलावा आपका माउंट एवरेस्ट याद रखना है। माउंट एवरेस्ट आपको जो है याद रखना है, जो सबसे टॉप पीक है दुनिया का 88-50 मीटर के जो है हाइट के साथ। इसके अलावा नेपाल में भी आपने दशैन त्योहार देखा था। नेपाल में आपको पशुपति मंदिर याद रखना है ना। नेपाल में आपको पशुपतिनाथ की मंदिर याद रखना है। नेपाल में आपको सार्क का मुख्यालय याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। 1985 में स्थापना हुए थे। 8 गो सदस्य है वर्तमान में, नेपाल में ही इनका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ एक बात ही नेपाल से अपने को जानकारी है। इसके अलावा मणिपुर में आएंगे थांगटा, लाई हरोबा, पुंगचोलम, रखलनट, है ना, महाराष्ट्र रखैत, डोल चोलम, खम्बा थाईबी, नूपा डांस काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना, नूपा डांस। सिक्किम में रिंगचुमा, चुफाट, याकचाक, सिकमारी, सिंघी, है ना। इसके अलावा तासी याकुंग, खुकरी नाच, मारूनी नृत्य अभी नेपाल में भी हो रहा था ये। तो ये जो है आपको करी जाती है। ये अपने टॉपिक बैच से मिल जाएंगे। टॉपिक बैच जो आप किसी भी कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाता है साथ में फ्री, उनमें का है पेपर कट। प्रसिद्ध आत्मकथा अमर जीवन के लेखक लेखिका कौन है? अमर जीवन रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी इंडिया में खुद का आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला है। बंगाली भाषा की यह पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पाथेर पंचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। यह बंगला भाषा में लिखा गया था। भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला आशा पूर्णा देवी। इनके जो कृत्य थे उनका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, है ना। ये भी बांग्ला भाषा में लिखा गया था। सन्यासी विद्रोह से संबंधित ग्रंथ आनंद मठ, जहां से वंदे मातरम लिया गया है ना, जिनके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह ग्रंथ भी बंगाली भाषा में ही लिखा गया है। इनके अलावा अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश में जो है आज भी जो है उनके राष्ट्रीय लेवल के सॉन्ग है ना। तो इनके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। इनके अलावा बंगाली गद्य का जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है बंगाली गद्य के जनक। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय सती प्रथा को हटाने में योगदान दिए थे और 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। उदय शंकर का जो है ना नृत्य का स्टाइल भी
पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई ये किस शैली में नृत्य करते थे। तो ये जो है आपका क्लासिकल और आपका फोक डांस, ये दोनों के मिली जुली शैली जिसे अपन फ्यूजन शैली कहते हैं, फ्यूजन शैली है ना। तो ये फ्यूजन शैली का जो है जन्मदाता है और इसे भारत में आधुनिक नृत्य है ना का जो है पिता कहा जाता है। बात को ध्यान रखते चलेंगे लाला, है ना। अगला है सत्यशोधक समाज, है ना। उदय शंकर, है ना, रवि शंकर, ये सब फेमस है भाई। सत्यशोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक मराठी भाषा में पुस्तक लिखा गया। सत्यशोधक समाज का जो स्थापना हुआ था ये 1873 के अंदर महाराष्ट्र में हुआ था। चेतन भगत की प्रमुख पुस्तक 5 पॉइंट समवन, है ना, 5 पॉइंट समवन, इसी पे जो है 3 इडियट पिक्चर आधारित है। फरहान, राजू और रणछोड़ दास, क्या नाम है भैया, है ना। इनके अलावा द लाइफ ऑफ पाई एन मॉर्टल की उपन्यास है। माई लाइफ अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की किताब है। मेन कैंप हिटलर की किताब है। ये कुछ किताब मैंने आपको बताया है। वह दर जिससे कम पर कोई भी कमर्शियल बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते, उसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले बैंकिंग व्यवस्था में मैंने आज 2-3 क्लास में लगातार बातों को समझाया है, आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए। केंद्रीय बैंक RBI हो गया, इसके नीचे कई सारे चीज़ रेगुलेट होते हैं इनके द्वारा। जैसे आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, जैसे हम SBI लिख दे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसके अलावा फिर निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, जैसे सारस्वत बैंक या RBL बैंक लिख दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। RBL बैंक होता है वो, है ना, या फिर ICICI, HDFC, है ना। इसके अलावा MFI कंपनियाँ, MFI कंपनियाँ होती है, जैसे आपका मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इसके अलावा परिमल गोल्ड लोन, मरगोपन गोल्ड लोन, जो भी होता है आपका MFI NBFC, है ना। NBFC इसे बोल सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, NBFC, ठीक है। तो ये इनके द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ना FDI को रिलेट करके आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि भाई जो आपका है ना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है उसमें कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है 20% FDI कर सकता है ना। और जो निजी क्षेत्र के बैंक है ना इसमें आप जो है 74% FDI कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। FDI क्या आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा एडिशनल बात कर लिया। RBI रेगुलेट करता है इन सभी बॉडी को जितने भी मैंने लिखा है। अब SBI खाली नहीं होगा, PNB भी समझिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, NBFC है, MFI है, ये सब को रेगुलेट करते हैं कौन भैया, RBI, ठीक है। तो उसे बेस रेट कहते हैं, है ना। देखिए बैंक दर स्पेशली जो है ना RBI के लिए यूज करते हैं हम लोग। RBI बैंक दर जारी करता है जिस पर दूसरे अनुसूचित बैंकों को लोन देने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक दर भले बोल देते हैं लेकिन वो उसे हम कहते हैं बेस रेट, ठीक है। इसके अलावा बैंक दर क्या है, वह दर जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी अन्य कमर्शियल बैंक को दीर्घ अवधि के लिए लोन देता है। रिजर्व बैंक के उतार चढ़ाव को मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन के अनुसार कम या अधिक करता रहता है। जो आपका बैंक दर है वो तो उन्हीं के हाथ में है मौद्रिक नीति के अनुसार, तो बढ़ाना घटाना RBI का काम है, लेकिन यह दर के अनुसार अनुसूचित बैंकों को RBI लोन देने का काम करते हैं। और ये लोन कैसे देते हैं, दीर्घ अवधि के लिए, क्योंकि एक और है आपका रिवर्स रेपो रेट, वो भी लोन देने वाला ही है, सॉरी माफ कीजिएगा, रेपो रेट, वो भी अनुसूचित बैंकों को ही लोन देते हैं RBI, लेकिन वो कम अवधि के लिए देते हैं। तो दोनों में बेसिकल डिफरेंस यही है कि बैंक दर से दीर्घ अवधि के लिए लोन प्राप्त करते हैं अनुसूचित बैंक, और रेपो रेट से अल्प अवधि के लिए। यहाँ पे लिखा भी है रेपो रेट भी बैंक दर के जैसा ही है। इस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य अनुसूचित बैंकों को लोन देती है परंतु कम समय के लिए। रिवर्स रेपो रेट, इस स्थिति में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित बैंकों से ही धन प्राप्त करते हैं और उस धन पे जो ब्याज होता है वो अनुसूचित बैंकों को RBI के द्वारा चुकाया जाता है, ठीक है भाई। ये भी कम समय के लिए होता है। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो,
कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात, यह एक रेशियो फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि भाई आप बैंक चला रहे हैं, आपको इतना प्रतिशत जो है हमें आप अपना कुल जमा पूंजी का इतना प्रतिशत हमारे पास जो है रखना होगा, उसे सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। एक एसएलआर है, व्यावसायिक बैंकों को अपना कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत तरल के रूप में या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। तो यहां से अगर कथन के रूप में मैं क्वेश्चन बना दूं झट से ज्ञानर के जैसा, तो कैसा लगेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े है ना कमर्शियल बैंक अपने पास रखने के लिए बाध्य है? तो भाई एसएलआर की सीआरआर, तो कहेंगे आप एसएलआर जो है ये उनके पास खुद को रखना पड़ता है गाइडलाइन के अनुसार, और सीआरआर जो है उस बैंक के जमा पूंजी का कुछ हिस्सा है जो आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, सीआरआर बढ़ने घटने में रिलेशन बता दिया था, क्या होता है मुद्रास्फीति और सीआरआर के बीच रिलेशन। भारत की पहली वीरता पदक प्राप्त करने वाली वायुसेना की महिला अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। याद रखेंगे दीपिका मिश्रा को, ये वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी है जिन्होंने वीरता पदक प्राप्त की है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर तैनात होने वाली गीता राणा है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइव है ना, ये आपका मंजू हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना जार्ज हो जाएंगे, ये परतंत्र भारत में भी न्यायाधीश रह चुकी है सत्र न्यायालय में, और बाद में फिर केरल हाई कोर्ट में भी अपना सेवा दी। तो इस तरीके से भारत की पहली न्यायाधीश अन्ना जार्ज हुई महिला में, है ना। हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस बनने वाले प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बनी थी, विक्रम सेठ की माता जी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, जो हमारे बीच नहीं है, 2023 में इनका निधन हो गया था और 2024 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सेबीआई की माफ कीजिएगा सेबीआई नहीं सेबी है ना, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा मैडम। भारतीय सेना में पहली महिला जज बनने वाली ज्योति शर्मा, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, बचा हुआ एग्जाम में आने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस को मतलब चलाने वाले प्रथम महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अब इनको तो सब जानते हैं। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके, किस देश का? श्रीलंका का, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त करने वाले मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी मनु भाकर ही बनी, कि भाई एक सिंगल ओलंपिक में एक से अधिक पदक जो है प्राप्त किए। एक तो कंबाइंड रूप से प्राप्त किए, एक व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए, लेकिन किए ना महाराज। तो एक ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला मनु भाकर ही है, और लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली महिला पीवी सिंधु है। ये दोनों कथन में बहुत ज्यादा अंतर है और दोनों का आंसर भी अलग अलग है। निम्नलिखित में से किस संधि के हस्ताक्षर के साथ है ना दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का समापन हुआ? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलूर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 69 तक, इनके नायक हैदर अली का जन्म 1722 मैसूर में हुआ था तथा वह 1761 में मैसूर का शासक बना था। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, तो इसमें विजय कौन रहे थे? हैदर अली विजय रहे थे। ठीक है, इनके अलावा द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 80 से 84 में हुआ। आयर कूट थे अंग्रेज के तरफ से और हैदर अली को इन्होंने परास्त कर दिया। इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु भी हो गई। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और हैदर अली की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर युद्ध में। ये वाला पढ़ाने का यही मोटो था मेरा, ये वाला पॉइंट, कि ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से चिप के जैसा सेट करो दिमाग में। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है ये आपके चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जबकि हैदर अली की मृत्यु जो है ये सेकेंड आपका जो है एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था। एक क्वेश्चन यहां से और भी आने वाले समय के लिए खतरनाक पैदा हो रहा है कि किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। तो ये सेकेंड ही होगा, क्योंकि जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी इसी युद्ध के दौरान तो उनके जगह पे टीपू सुल्तान भी जो है इस युद्ध में भाग लिए थे। ठीक है भाई, इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? वैरेन हैंगस्टस, है ना।
तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच सुल्तान के साथ लड़ा गया था, टीपू सुल्तान के साथ। इस समय अंग्रेज कर्नवालिस थे। इस युद्ध में टीपू की पराजय हुई थी तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के बाद हुई थी कैप्टन मिडोस के साथ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 1799 में हुआ। गवर्नर लॉर्ड वेलेजली थे जो सहायक संधि के जन्मदाता भी माने जाते हैं इंडिया में अंग्रेजों की तरफ से। वैसे सहायक संधि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, मैं शुद्ध कर दूं, है ना। तो इसी युद्ध में जो है आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 सूरत की संधि हुई थी। 1775 के अनुसार शुरू हुआ था। सलावाई की संधि 1782 के तहत समाप्त हुआ था। सूरत की संधि से शुरू भेले, है ना, और आपका सलावाई की संधि 1782 के तहत जो है समाप्त हुआ। इस समय अंग्रेज कौन थे? वैरन हैंगस्टस। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 तक चला। बसीन की संधि इसी दौरान हुआ था और बाजीराव द्वितीय के कारण हुआ था, है ना। इस समय अंग्रेज जॉर्ज बार्लो था। एक चीज आपको मैं कुछ ही दिन पहले रेलवे वाले क्लास में शायद पढ़ाया था कि अंतिम मराठा पेशवा कौन थे, तो बाजीराव सेकेंड जो है अंतिम मराठा पेशवा हुए थे और ये 8वें क्रमांक के पेशवा हुए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बाद में पेशवा का पद जो है ना, समाप्त कर दिया गया। पेशवा पद को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 के में जो है समाप्त किया गया था लॉर्ड हैंगस्टस के समय, है ना। यह युद्ध मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नाना साहब का एक और नाम है धोंदू पंत, है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाना साहब का अन्य नाम है धोंदू पंत, है ना, धोंदू पंत, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और पूछा जाता है आपका, जो मौर्य सम्राट राजा अशोक हुए उनका भी नाम एक अलग है, देवनाम प्रियदर्शी, है ना, देवनाम प्रियदर्शी आपसे पूछा जाता है। ये जो है आपका अशोक का ही नाम है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। वाडीवास का एक युद्ध हुआ। वाडीवास सबसे पहले तमिलनाडु में है, कलनौर सबसे पहले पंजाब में है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, पलासी पश्चिम बंगाल में है। इस प्रकार की जो फेमस साइट है, जो बैटल हुआ जहाँ पे, चौसा बिहार में है ना। कन्नौज कहाँ पे रहेगा आप लोग बताना, है ना, इत्र नगरी कहलाती है भैया कन्नौज, है ना। तो ये सब जो है ना फेमस जगह जरूर जान ले। कालिंजर आपका जो है महोबा के बुंदेलखंड रीजन में है कालिंजर, सही है ना जी? हाँ सही है, शेरशाह सूरी के साथ नाम जुड़ा हुआ है ना। इनके अलावा ये आपका वाडीवास की लड़ाई तमिलनाडु में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इसमें जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और फ्रांसीसी सत्ता को जो है लगभग समाप्त कर दिया गया। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में कुल कितने खेल को शामिल किया गया था? तो 18 में 18 खेल को शामिल किया गया था। अच्छा है याद रखने के लिए। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था प्रथम एशियन गेम 1951 में कितने खेल को शामिल किया गया था। पहला ही क्वेश्चन था क्लास का, अब अटेंड करोगे तब ना जानोगे भाई, है ना। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से 18 में दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। बाद में 2019 में जो पूना में हुआ, वहां पे आपको इस खेल का नाम जो है स्कूल के जगह पे यूथ शब्द को इंक्लूड किया गया, ठीक है। अभी आपका 5वां एडिशन कल क्यूज के रूप में मैं आप लोगों से पूछा था पिछले क्लास में, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया है। 5वां एडिशन आपका एमपी के 8 शहरों में हुए थे और 6ठा एडिशन अभी तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए हैं। 2023 वाली खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में तमिलनाडु के 4 शहर में कराए गए, जहां पे 26 खेल शामिल थे। और 26 खेल के साथ एक चीज और याद रखना है कि पहली बार कौन सा खेल आया, तो पहली बार स्क्वैश खेल को शामिल किया गया था और प्रदर्शनी खेल के तौर पे शिवलंबम जो तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है, इनको भी शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम की 5वीं संस्करण 2023 में मध्य प्रदेश के 8 शहर, ये शहर का नाम आंख में गड़ा लीजिए, यहाँ से 4 गो ऑप्शन देता है और 1 गो शहर वैसा डाल देता है जो इसमें शामिल न हो, ठीक है भाई। इनके अलावा 1951 में एशियाई खेल में दिल्ली में 6 गो खेल शामिल थे तथा इस प्रतियोगिता में 11 देश ने भाग लिया था। भारत का रैंक सेकेंड था, है ना। दूसरी बार एशियाई खेल 1982 दिल्ली में ही कराया गया था। एशियाई खेल 2022 चीन में कराया गया था। एशियाई खेल 2026 जापान में कराए जाएंगे, ठीक है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भी इंडिया में हुआ था। पुखरावम रिप्पा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है जिसे वर्ष 2023 के लिए बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये है भैया आपका मणिपुरी से। वर्ष 2023 के लिए सुनीता महतो को छौ के लिए, देवाशीष पटनायक रहेगा तो ओडिसी में चलेंगे, बोरबयान रहेगा, बोरबयान रहे या फिर सैकिया रहे, सैकिया या फिर गोस्वामी रहे, गोस्वामी
ये तीनों के तीनों नृत्य में जैसे ही सरनेम देखें हम कहाँ पे भाग जाते हैं, असम के सत्रिया में भाग जाते हैं, जो शंकरदेव महाराज के द्वारा स्टार्ट किया गया था और सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है आपका सत्रिया। इन्हें ध्यान रखेंगे, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, वैष्णव मठ से मिलती है। इनके अलावा अगर महराज सरनेम देखेंगे तो महराज सरनेम घराना की बात आएगी तो बनारस घराने से ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर जब नृत्य की बात आएगी तो कथक नृत्य से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर वाद्य यंत्र की बात आएगी तो तबला बजाते हुए ज़्यादा नजर आएंगे आपका कौन सा भैया, महाराज सरनेम, है ना। अगर आप रेड्डी सरनेम देख लिए, रेड्डी है ना, तो रेड्डी सरनेम जैसे ही देख लिए तो आप चलेंगे किसे, कुचिपुड़ी के तरफ। कहाँ पे चलेंगे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है ना कुचिपुड़ी। देखिए पढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे को मैं ऐसा जानता हूँ कुचिपुड़ी को ऐसे याद करेगा, है ना, कच्चा पूड़ी खिलाया। अरे क्या जरूरी है इतना ढोंग गज रचने का भाई, 4 वर्ड को याद करने के लिए 14 वर्ड क्यों गढ़ रहे हो। अरे मन बनाओ ना कि याद तुम हमसे बढ़ के हो क्या, है ना। मैं तुम्हें नचाऊंगा क्वेश्चन, तुम हमें मत नचाओ, है ना। मन में जिस दिन ये बात बैठ गई आपकी सब चीज़ याद होने लगेगी। पहले ही नहीं याद हो रहा है तब तो भैया लपेटे में आ जाओगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक बताया था सिंह सरनेम ना ज़्यादा आपके मणिपुरी में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में रहेंगे सिंह सरनेम, ठीक है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य अन्य कलाकारों में देवजानी चलीहा, अमला शंकर, सिंहजीत सिंह, उर्मिका माईबम, नयन सेखी देवी, ये सभी भी है आपका कहाँ पे, मणिपुरी में। मणिपुरी के और बहुत सारे कलाकार हैं, गुरु अमिवी देवी है, चारू माथुर है, बिंबावती देवी है, कलावती देवी है ना, बिपिन सिंह है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मणिपुरी नृत्य के बारे में अपने टॉपिक वैसे एक पेपर कटिंग जस्ट, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है ना। इस नृत्य में जो है ना कलाकार दर्शकों से चेहरा नहीं मिला पाता है और भाव को अति आनंदित नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा गमगीन टाइप से दिखाया जाता है। प्रमुख कलाकार दर्शना, नैना, सुवर्णा, झावेरी बहन भी इसमें आ जाएंगे, गुरु विपिन सिंह, चारू माथुर, है ना, बिंबावती देवी इत्यादि। जगोई और चोलम मणिपुरी नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं और आपको जो टॉपिक वह दिया जाता है वहाँ पे जो प्रमुख कलाकार हैं उनको कौन सा अवार्ड कब मिला है, इस फॉर्म में भी आपको बना करके दिया गया है। इसके अलावा भारत में स्थित प्रमुख मंदिर तथा उनसे संबंधित प्रमुख राज्य वंश के साथ मिलान कीजिए। भीतरगांव का मंदिर, अब भीतरगांव का मंदिर कौन सा, गुप्त काल का है तो गुप्त वंश में जाएगा और ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश कानपुर में है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ये पाल युग में है और ये कहाँ पे रहेगा, बंगाल के अंदर है। कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका राष्ट्रकूट में नहीं, ये चंदेल में जाएगा क्योंकि ये खजुराहो मंदिर परिसर में है और एगो बच गया तो वो चला जाएगा राष्ट्रकूट में। तो इस प्रकार से आप इसे मैच कर देंगे। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है जो गुप्त काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। भीतरगांव की मंदिर की बनावट जो है ईंट से निर्मित है ना। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली स्टाइल में बनाया गया है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम जो है एक विशेष आकर्षण होता है जो एक प्रकार का लंबी गलियारा होता है। और जैसे कि मैंने आपको इसी चीज को इस्लाम धर्म को रिलेट करते हुए मैंने आपको बताया था कि इस्लाम धर्म में जो प्रवेश द्वार होते हैं उसे पिस्ताक कहा जाता है। इस प्रकार से बनाया जाता है ना। जैसे उर्स वगैरह का मेला लगता है तो यहाँ पे आपका जो है पताखा लहराते रहते हैं और जो एंट्री पॉइंट होती है इसे पिस्ताक कहा जाता है, इस प्रकार का, ठीक है। इनके अलावा पिस्ताक है ना, प्रवेश, सही बात है, इस्लाम धर्म में जो प्रवेश करें उसे पिस्ताक कहते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, इंडिया कैलाशनाथ का मंदिर जो है तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था जो भगवान शिव को समर्पित है। तो कैलाश मंदिर का नाम आपको 2 जगह है, एक तो महाराष्ट्र में है, एक आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो है वो पल्लव वंश के द्वारा, महाराष्ट्र में जो है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने मध्य प्रदेश में बनवाया था। इस मंदिर को पंचायतन और नागर शैली में बनाए गए हैं और मंदिर परिसर में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। उड़ीसा स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। इसका निर्माण कलिंगा शैली में करवाया गया है। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजराज चोल ने करवाया था, है ना, ये भी तमिलनाडु में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर यह गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम ने करवाया था। मोढेरा इंडिया का पहला सूर्य ग्राम है, मतलब सौर ऊर्जा संचालित गांव है। तट मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसे 7 पैगोडा का मंदिर कहा जाता
जाता है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, जो गंग वंश से संबंधित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को मनाते हैं। 8 मई को क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस। इनके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनांट। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। और ये कौन से सेक्टर में काम करते हैं? चिकित्सा के सेक्टर में काम करते हैं। आपने मेडिकल पे ये साइन जरूर देखा होगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। और इस बार का जो थीम रहा था 2024 में, शांति के लिए जल था, है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई बता ही दिए थे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस और 1 मई को मेरा शादी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस भी मनाए जाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस, क्योंकि 1993 में जो है जो 73वां संविधान संशोधन है वो अमल में लाया गया था 24 अप्रैल को, त्रिस्तरीय लेयर वाला। ठीक है, तो इसीलिए 24 अप्रैल को जो है हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और अभी जो है पंचायती राज में के मंत्रालय में मंत्री कौन है ना? तो आप लोग सोचिएगा जेडीयू का ललन सिंह, रंजन, ललन या रंजन नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले गिरिराज सिंह थे, उनके जगह पे ललन सिंह ही नाम, ललन सिंह नहीं भाई, रंजन कुछ नाम है, जो अभी पंचायती राज मंत्रालय में मंत्री है। एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम में आते रहते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। अगला है स्वावलंबी सारथी योजना। 2023 किस राज्य सरकार की योजना है? स्वावलंबी सारथी योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार में यह योजना सवारी गाड़ी खरीदने पर 50% की लोन सुविधा मुहैया कराती है। इनके अलावा कर्नाटक सरकार की अन्य योजना में गृह लक्ष्मी योजना, ज्योति योजना, शक्ति योजना, ये जो आपका शक्ति योजना है महिलाओं की ट्रैवलिंग फ्री से है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। यहाँ पे राज्यपाल थोड़ा सा चेंजेस हो चुके हैं, जैसा कि मैंने परसों के दिन आपको पहले क्लास में बताया था, तो वहाँ से जाके कैरी करेंगे। ठीक है, राज्यपाल एक साथ 9 राज्य का और पुदुचेरी यानी 10 जगह का राज्यपाल को जो है मोदी मंत्रिमंडल 3.0 बनते ही चेंज किया गया था। उसमें बहुत सारे राज्यपाल चेंज हो गए थे। और कल या परसों जो है ना, बिहार के राज्यपाल आर्लेकर साहब जो पहले हिमाचल प्रदेश में थे फिर बिहार गए, उनका भी चेंजेस कर दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है जो केरल के राज्यपाल थे वो अब बिहार के राज्यपाल बने, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है होता रहता है, तो थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखना है। असम सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरुणोदय योजना, आत्मनिर्भर नारी योजना, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, ये सब असम में चलता है। लद्दाख में विकलांग व्यक्तियों को सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक मदद करने के लिए कुनसियोम योजना चलाया गया है। आशीर्वाद योजना तथा मोघर योजना ये चलेगा आपका कहाँ पे? उड़ीसा राज्य के अंदर। इनके अलावा अबुआ आवास योजना झारखंड के अंदर, वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अबुआ भारत में केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं आपके राष्ट्रपति साहब। अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र व राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच पड़ताल के लिए राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा करा जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में पीएम, जैसे नीति आयोग के भी अध्यक्ष पीएम, अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष पीएम। भारत में जितने भी परमाणु कार्यक्रम होते हैं उनके भी अगर अध्यक्ष में चीफ देखा जाए तो पीएम ही होते हैं, है ना, इन्हीं के नाम से। इनके अलावा सभी राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, उपमंत्री या उपराज्यपाल भी इनके सदस्य होते हैं। 1983 में गठित सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है। इनके अलावा जो है आपका एक सेकेंड, संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था का उपबंध करता है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध से हो गया, है ना। इसके अलावा संघ सूची 100 विषय है, यानी समवर्ती सूची में 52 गो और राज्य सूची में 61 गो। ये आंकड़ा भी कभी कभी पूछते हैं और ये तीनों के तीनों 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के भाग 11 में, है ना, अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई। आप देखिए केंद्र राज्य संबंध जो है आपके अनुसूची 7 में भी है
है ना। और यहाँ पर भी आपके 11 में भी है, भाग में, ठीक है। इसके अलावा भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंध के बारे में उपबंध करता है इसी में, है ना। इसके अलावा जबकि भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आपके भाग 11 और भाग 12 यहाँ पर भी केंद्र राज्य के बीच संबंध वाली चीज़ों को दर्शाया गया है। इनके अलावा अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद को इस बात का अधिकार होता है कि राज्यों की आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराएं, है ना। अनुच्छेद 105 जो है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। जैसे कि आपने देखा होगा संसद में काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन कभी आज तक सुने कि केस हो गया, है ना। तो ये सब जो है विशेषाधिकार का ही एक पार्ट माने जाते हैं। अनुच्छेद 194, जो चीज़ आप केंद्र स्तर पे 105 में पढ़े वही चीज़ राज्य स्तर पे 194 में होती है, ठीक है। इनके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में से कौन सा व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है? तो जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार व्यक्तिगत है, ध्यानचंद पुरस्कार व्यक्तिगत है, माका ट्रॉफी जो है ये व्यक्तिगत नहीं है। तो यहाँ पे माका ट्रॉफी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, माका ट्रॉफी ये जो है व्यक्तिगत नहीं है, ये एक टीम को दिया जाता है। इसकी स्थापना 55-56 में हुआ था। यह विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टीम को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये खाली खेल के प्रशिक्षक को ही दिया जाता है या किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। अभी आपके 2023 वाले ही पढ़ने हैं, क्योंकि 2024 वाला का जो वितरण है ये फरवरी मार्च तक 2025 में होगा। तो ये तो जब आया ही नहीं तो एग्जाम में कहाँ से पूछेगा। तो 2023 वाला ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य कुश्ती में मिला था श्री ललित कुमार साहब को, आरबी रमेश को शतरंज में, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स में और शिवेंद्र सिंह को हॉकी में दिया गया था, गणेश प्रभाकरण को मलखंभ में। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दो श्रेणी में, एक तो रेगुलर श्रेणी और एक आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में किसे किसे मिला था? जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ, श्री ई भास्करन ई कबड्डी, जयंत कुमार पोशीलाल टेबल टेनिस, है ना। तो यहाँ पे 3 गो और उसमें 5 गो, रेगुलर में 5 गो और लाइफ टाइम में 3 आदमी को दिया गया था 2023 में द्रोणाचार्य अवार्ड। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। यह पुरस्कार संन्यास लेने के बाद भी खेल भावना में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इनामी राशि 10 लाख रुपया है ना। उसके बाद प्रमाण पत्र इत्यादि। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 91-92 में हुआ था। पहला विजेता विश्वनाथ आनंद साहब थे, है ना। इनका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2021 में इसका नाम बदल के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो यह पुरस्कार पाए अभिनव बिंद्रा 2001 में मात्र 18 वर्ष में पाए थे, है ना। और आगे चल के 2008 में भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड भी प्राप्त किए, है ना, बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कर्नो मलेश्वरी 1995 और जो आगे चलकर 2000 ईस्वी में सिडनी में ओलंपिक के दौरान ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी। इसके अलावा इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपया है। वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को जो है, जो बैडमिंटन की युगल जोड़ी है, कई सारे पदक विजेता है, इनको दिया गया। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुआ था। 2023 के लिए 26 खिलाड़ी को दिया गया, है ना। इनके अलावा सर्वप्रथम यह अवार्ड जो है पीके बनर्जी को दिया गया था सबसे पहले, अर्जुन अवार्ड, है ना। अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में सबसे पहले 20 खिलाड़ी को और उसमें भी सबसे पहले पीके बनर्जी को दिया गया। 2023 के लिए 26 खिलाड़ी को दिया गया, है ना। तो ये थे आज के क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। फिर से बताऊँगा, पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। शाम को एक और वीडियो आएगी, आज क्लास नंबर 16 आएगी, Tier 2 वाली 36 सीरीज की, ठीक है। देखना है सभी को।